हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 16 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। और दो प्रश्न कल हमने पूछे थे कि सैलाना वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रतलाम। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में कौन से दो पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में है। ठीक है, तो ये है आपका सोन और खरमोर। ठीक है, दो पक्षी आपके हैं। सबसे अच्छा जो आंसर है वो किया है दैलेश चौहान ने। सैलाना वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। कुल 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, एग्जैक्ट बात करें तो 12.96 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। खरमोर नामक प्रसिद्ध पक्षी यहाँ पाए जाते हैं जो कि विलुप्त पक्षियों की प्रजाति में से एक है। यह अभयारण्य इनके संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। इस अभयारण्य का निर्माण राजा जयसिंह राठौर द्वारा किया गया था। यहाँ दुर्ग, किला, कामेश्वर मंदिर एवं यह सैलाना राज्य की राजधानी भी था। कभी जब सैलाना राज्य हुआ करता था तब की ये राजधानी था। यह अभयारण्य राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ का कैक्टस गार्डन भी बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दो पक्षी सोन चिड़िया व खरमोर पक्षी खतरे में होने के कारण यह वन्य जीव अभयारण्य के संरक्षण में है। मध्य प्रदेश में दो वन्य जीव अभयारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, घाटी गांव और करेरा अभयारण्य जो कि आपका शिवपुरी में स्थित है। सोन चिड़िया को ग्रेट इंडियन वस्टर्ड भी कहा जाता है। इस नाम से पीईबी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में दो वन्य जीव अभयारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है जो इस प्रकार है। सरदारपुर अभयारण्य जो कि धार जिले में है, सैलाना अभयारण्य जो कि रतलाम जिले में है। तो ये अच्छा आंसर किया था दैलेश ने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। दूसरा प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने। क्विज हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये तरीका है, इस तरीके से आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली लिंक पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। करीब 2700 लोग इससे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मई जून 2020 तक पूरा करंट आपका आ चुका है। और अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ पुराना कंटेंट भी है। इसके अलावा ये रामबाण नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स रहेंगे। आपको बहुत प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, सेम साइंस के भी हैं। यहाँ से काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई लोग कमेंट्स करते हैं सर पेड क्यों किया हुआ है पीडीएफ को। ठीक है, तो एक देखिए छोटा सा रीज़न है, दो तीन चीज़ें हैं। आपको मैं YouTube पर जो वीडियोस हैं वो फ्री दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर पेड कर रखा है कहीं ना कहीं तो आप ये मान लीजिए कि अगर ये पेड नहीं होता तो ये चैनल अभी तक बंद हो गया होता। लॉकडाउन की जो ड्यूरेशन थी, लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट करंट अफेयर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण चैनल पूरा बंद करने की स्थिति में थे हम। और सोच भी लिया था कि मैं ये चैनल बंद कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहली बार सोचा था, मैं आगे भी इसको सोच सकता हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स 5000 6000 व्यूज़ आते थे मेरे पास, अगर देखिए 10 से 15 से 20 हज़ार तक व्यूज़ मेरे पास अगर जा रहे हैं तो ठीक ठाक मेरे पास इतना हो सकता है कि भाई मैं इसको कंटिन्यू करूं। देखिए सीधी शब्दों में आपको बता दूं, अगर यहाँ से मुझे पैसा नहीं मिलता है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाता हूँ तो मेरे लिए ये चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ परोपकार के लिए कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, मुझे अपना घर भी चलाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। और मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए मुझे कई बार प्रेशराइज भी कर चुके हैं कि यहाँ से 5-10 हज़ार रुपये की अर्निंग के चक्कर में तुम अपना दिन क्यों बर्बाद करते हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मैं बहुत आगे पहुँचूँगा, इसलिए 3 साल से लगा हुआ हूँ। ठीक है, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं जाने वाला है। रही बात पेड पीडीएफ की, तो देखिए 10 से 12 दिन का समय लगता है मुझे पीडीएफ को कंप्लीट करने में। ठीक है, उसमें स्टैटिक जीके को ऐड करते हैं, उसमें कुछ हमें प्रीमियम कंटेंट भी देना रहता है। देखिए किसी से पैसा लूँगा तो उसको प्रीमियम कंटेंट तो देना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज वो यूट्यूब पे वीडियो फ्री में देख लेगा। सिंपल सी बात है। तो स्टैटिक जीके ऐड करना, उसमें प्रीमियम कंटेंट ऐड करना, एमसीक्यूज बनाना, ये इतना आसान नहीं होता है। डेली मैं 4 से 5 घंटे केवल करंट अफेयर के लिए काम करता हूँ और इतना माथापच्ची हो जाती है कि फिर और दूसरा वीडियो बनाने में बड़ी समस्या होती है। मैं इतनी देर बैठ भी नहीं पाता हूँ कि मैं 5-7 घंटे कंटिन्यू लैपटॉप के पास बैठा रहूँ। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। तो
मैं आपसे फोर्स नहीं करता हूँ मैं किसी को कि भाई नहीं आप पेड PDF हमारी खरीदो ही। आपको जो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, जिनको पैसा दे के चाहिए वो पैसा दे के ले सकते हैं। रही बात 35 रुपये अगर एक महीने का कोई खर्च नहीं कर पा रहा है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे सस्ता मैं नहीं दे पाता हूँ। 100 लोग नहीं खरीदते हैं यार, 100 लोग, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो यार कि 80 से 100 लोग भी पूरे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जनवरी से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू जून तक की PDF बना चुका हूँ कि 100 से ज़्यादा लोगों ने खरीद ली हो। तो आप अर्निंग यहाँ पे देख सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये की अर्निंग पूरी यहाँ से होती है, 3-4 हज़ार रुपये की अर्निंग यूट्यूब से होती है। अब आप ये कहो कि यार सर आपने पेड क्यों कर रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है, वैसा क्यों कर रखा है, तो भाई ऐसे केस में तो फिर यही ऑप्शन है मेरे पास कि अब मैं चैनल ही बंद कर कर आके अपना काम धंधा देखूँ कोई, ठीक है। और जिस एज में मैं हूँ उस एज में मेरे साथ वाले लाखों के पैकेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए। अनअकैडमी से जुड़ने का भी काफ़ी दिन लगे रहे वो लोग, मैंने बहुत सोचा। मैंने वीडियोस में भी आपको बताया था कि भाई अनअकैडमी से जुड़ने का प्लान चल रहा है हमारा। वो लोग चैनल ही परचेज कर रहे थे पूरे तरीके से, मतलब इस तरीके की डील हो रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि उनके कोर्स प्रमोट करने पड़ेंगे। उनके 2-4 लोग तो बहुत अच्छे हैं, 2-4 लोगों के कोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबके कोर्स अच्छे नहीं हैं। मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे लोगों के कोर्सेज प्रमोट करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और यही एक कारण है कि एक अच्छी खासी डील मैंने ठुकरा दी थी। अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो इस चैनल को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सपोर्ट करें, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। जिस दिन आप मुझे एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ देने लगोगे उस दिन मैं सारा कुछ कंटेंट फ्री कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 1 लाख व्यूज़ चाहिए मुझे बट एक वीडियो पे, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, आपको शेयर करना है शेयर करिए, आपको शेयर नहीं करना है शेयर मत करिए। लाइक करना है लाइक करिए, कमेंट करना है कमेंट करिए। आपका चैनल है, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते, बट अभी तक वैसा रिस्पॉन्स मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है जैसा मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हो सकता है मेरे अंदर ही कमी होगी कोई। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के शंकर दयाल शर्मा, भोपाल से इनका संबंध था, ध्यान रखिए भोपाल में इनका जन्म हुआ था, और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनकी पत्नी है बिमला शर्मा, इनका भी 93 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। अभी हाल ही में कोरोना इनको पहले हो गया था, हालांकि वो रिकवर कर गई थी, लेकिन दूसरी बार बीमार होती ही फिर इनकी डेथ हो गई है। इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक भी जताया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 92 से लेकर 1907 तक देश के राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति ये रहे। और इसके अलावा इनकी पत्नी श्रीमती बिमला शर्मा जी जो थी, ये अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं, विशेष रूप से भोपाल और रायसेन जिलों में विभिन्न संस्थाओं से ये संबंधित थी। ये हमारा अर्धवार्षिकांक मैंने एक दे दिया है, ये भी अगर आप चाहें ले सकते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो है वो इसी के अंदर है, ये अलग से नहीं है। पूरा स्पोर्ट्स करंट अफेयर अभी तक का जितना भी होगा आपका जनवरी से लेकर पूरा जून तक का, वो इसमें इंक्लूड मैंने कर दिया है। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों के मामलों के निराकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो ये टास्क फोर्स का गठन जो है वो इंदौर में किया जाएगा। अभी हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया गया था इंदौर में, और उसमें 650 से भी ज़्यादा लोक अभियोजन अधिकारियों ने भाग लिया था। वहाँ पे निर्णय लिया गया है कि जो मादक पदार्थों के मामलों की निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। लोक अभियोजन अधिकारी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इनको बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने किसकी मदद से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। तो ये मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षा केंद्र है, इसने यूनिसेफ की मदद से हाल ही में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, और इसका उद्देश्य है स्कूलों की समेकित व्यवस्था में सुधार करना। स्कूलों में जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो अभी स्कूल जो है वो नहीं लग रहे हैं, कोचिंग्स तो पूरी तरीके से बंद कर ही दिए गए हैं,
ठीक है, तो ऐसे में शिक्षा देने के तरीकों में बदलाव के मद्देनजर विभाग जो है इस प्रकार का प्रयोग कर रहा है। इसमें जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग अलग तरीकों से एनिमेशंस के माध्यम से या जो अलग अलग इस तरीके से ऐसे तरीके होते हैं जो बच्चों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। क्लास 1 का जो बच्चा है, फॉर एग्जांपल जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो क्लास 1 का बच्चा नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, उसको आपको एनिमेशन के थ्रू या उसका जो लेवल है उसके हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो यूनिसेफ की मदद से राज्य शिक्षा केंद्र शुरुआत कर रहा है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो देखिए, हाल ही में जो कमला नेहरू अस्पताल जो है भोपाल का, वहाँ पर भोपाल का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा और कैंसर मरीजों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराने के लिए करीब 200 बिस्तर का ये कैंसर अस्पताल होगा और इसमें इसकी मंजूरी हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अभी हाल ही में दे दी है। ठीक है, और इसके लिए वैकेंसीज वगैरह भी जो हैं वो पैरामेडिकल की वैकेंसीज हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसी हैं, सारी वैकेंसीज जो हैं वो इसमें निकाली जाएंगी। पहले चरण में 100 बिस्तर का बनेगा यह अस्पताल। कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल की बिल्डिंग में ये शुरू होगा। इसका जो संचालन है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग दोनों मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कौन सी स्मार्ट सिटी कंपनी पूरी तरह से ई व्हीकल का उपयोग करने वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी बन गई है? तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपका भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी जो है अब वो पूरे तरह से, यानी कि ये अपने उपयोग के लिए, आने जाने के लिए ई व्हीकल्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयोग करने वाली देश की पहली स्मार्ट सिटी कंपनी कौन सी बनी है? भोपाल। ठीक है, भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी बनी। कंपनी के सीईओ कौन है? आदित्य सिंह है। इनके मुताबिक पहले चरण में 8 ई व्हीकल खरीदे गए हैं। ठीक है, ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए कंपनी के दफ्तर के अलावा शहर में लगे स्मार्ट पोल्स पर भी व्यवस्था करी जा रही है, यानी कि बाहर शहर में भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा केंद्र सरकार का जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके तहत प्रदेश के 7 शहर यानी कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर, इनका चयन किया गया है। ये 7 सिटीज हैं जो स्मार्ट बनाई जाएंगी। ठीक है, तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।